वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे इस शो में आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीखते हैं। इसमें मैं 4 सवालों के साथ आपको 40 बातें बताता हूँ, ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्जाम में संभावित यानी पॉसिबल हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ या वीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला सवाल आपका लिखा हुआ, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहते हैं, यानी जेवी वीटो के नाम से जानते हैं। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जेवी वीटो का प्रयोग किया? राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। जेवी वीटो का प्रयोग किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इस सवाल की व्याख्या में कुछ बातें आप समझिए जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ऐसी बातें जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यदि आप वीटो की बात करें तो आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 111, ये जो संविधान का है, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 111 ये वीटो पावर को संदर्भित करता है, यानी यहां से राष्ट्रपति की वीटो पावर निकलती है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं। एक को कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो, अब्सोल्यूट वीटो जिसे आत्यांतिक वीटो कहा जाता है। एक को कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो जिसे मेरे भाई निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अब्सोल्यूट वीटो जिसे आप आत्यांतिक वीटो के नाम से जानते हैं, अब्सोल्यूट वीटो। एंड नेक्स्ट वन इज योर पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो जिसे आप जेवी वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के वीटो राष्ट्रपति के पास होते हैं। हालांकि इनका क्लासिफिकेशन अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, बल्कि 111 की लैंग्वेज से, 111 की भाषा से ये तीनों वीटो निकलकर सामने आते हैं। 111 कह रहा है कि कोई भी बिल जब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति या तो उस पर हस्ताक्षर करेगा, या पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या रोकेगा। ठीक है, या यथाशीघ्र पुनर्विचार के लिए भेजेगा, जितना जल्दी संभव हो सके। ठीक है, कोई टाइम नहीं दिया गया है। तो रोकेगा, जब राष्ट्रपति विधेयक को रोकता है, जब बिल राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं हो जाता, जब तक राष्ट्रपति की सहमति नहीं हो जाती। जब राष्ट्रपति रोकता है विधेयक तो उसे अब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। वापस करता है पुनर्विचार के लिए, वो भी एक बार कर सकता है, और सिर्फ साधारण विधेयक को कर सकता है, बस मनी बिल को नहीं कर सकता। एक बार वापस कर सकता है, और एक बार वापस किया और उन्होंने दोबारा पारित करके भेज दिया, किसने, पार्लियामेंट में, तब राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाउंड हो जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर जब कोई रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन, ना हाँ करेगा ना करेगा, तो उसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं, जेवी वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का वीटो राष्ट्रपति के पास होता है जो इसकी लैंग्वेज से निकल कर आता है। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति ने, तो देखो वीटो की यदि आप बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने भी एक वीटो का प्रयोग किया था जिनका नाम था, इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था पेप्सू पर, है ना, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पेप्सू के लिए 1954 में इन्होंने आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, वीवी गिरी, ये गलत है। वीवी गिरी से रिलेटेड एक सवाल आता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनके जिनके लिए सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई, यानी दूसरे राउंड की मतगणना हुई। राष्ट्रपति का चुनाव एसटीवीएस सिस्टम से होता है जिसमें वोट ट्रांसफर होते हैं। तो पहली बार की जो काउंटिंग होती है उसी में हर कोई राष्ट्रपति बन जाता है सामान्यतः, लेकिन दोबारा फिर से सेकंड वोट, ये जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट है, उसकी गणना इनके टाइम पे हुई थी, बीबी गिरी के टाइम पे। सवाल वन लाइनर में पूछा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह हैं, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति अगर उसे पॉकेट कर लेता है, यानी राष्ट्रपति उसे अपने पास अगर रख लिया, जेब में रख लिया, यानी उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, तो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, वो ऐसे जेब में रखा रहता है। फिर दूसरा राष्ट्रपति आके उसे सिग्नेचर कर सकता है, या दूसरा राष्ट्रपति आके उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। एक प्रेसिडेंट ने लिया है वीटो तो उसी का वीटो होता है वो। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जेवी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। एक विधेयक था जिसका नाम था डाकघर संशोधन विधेयक। डाकघर संशोधन विधेयक यानी पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ये एक सामान्य विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो
पॉकेट वीटो का प्रयोग भी सामान्यतः ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग भी ऑर्डिनरी बिल के लिए होता है, एब्सोल्यूट का यूज ऑर्डिनरी और फाइनेंस दोनों के लिए हो सकता है। एक ऐसा विधेयक है जिसका नाम है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके लिए किसी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में यह स्पष्ट हो गया कि इसके लिए किसी वीटो का इस्तेमाल नहीं होगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यह स्पष्ट हुआ। तो खैर इसका आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला लिखा हुआ है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोटेम स्पीकर। सबसे पहला, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, है ना। लिखा हुआ है कि पूर्व जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यानी स्पीकर के इलेक्शन के पहले प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, प्रधानमंत्री को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। सवाल ये है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए एक बात समझिएगा जरा सा, सवाल प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड है तो मैं सारी चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे लोकसभा में जब नई लोकसभा बनती है, यानी जनरल इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जब न्यू लोकसभा फॉर्म होती है, यानी नई लोकसभा का जब गठन होता है मेरे भाई, तो जनरल इलेक्शन के बाद नई लोकसभा का जब गठन हुआ तो ऐसे में कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो चेयर करे। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा के जो लोग चुनकर आए हैं उन्हीं में से जो सबसे वरिष्ठ होता है, यानी सबसे जो सीनियर मोस्ट होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ही इसे शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब तक स्पीकर नहीं आ जाता तब तक ये चेयर करे, तब तक ये अध्यक्षता करे। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य यही होता है कि ये जो जितने भी नए सदस्य आए हैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को ये शपथ दिलाता है, और तब तक चेयर करेगा जब तक स्पीकर नहीं आ जाता, जब तक अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक ये चेयर करेगा। कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती। प्रोटेम स्पीकर का मतलब एक अस्थायी अध्यक्ष, यानी जब तक के लिए अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये गलत होगा। पुराना लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं दिलाता है, बल्कि शपथ कौन दिलाता है, नया वाला प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, ठीक है। यहाँ पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिलाता, बल्कि शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर ऑफ दिलाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को प्रोटेम स्पीकर के रूप में, नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, बल्कि लोकसभा में जो नए लोग आए हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ है। हालांकि ये जो मैं कह रहा हूँ सीनियर, ये सीनियर कहीं भी किसी कानून में या संविधान में कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, बल्कि दिस इज द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये एक तरीके की संसदीय परंपरा है। आप जानते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ संशोधनों से आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ न्यायालय की व्याख्या से आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यानी संसदीय परंपराओं से भी आगे बढ़ता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से यानी संसदीय परंपराओं से भी आगे बढ़ता है। क्लियर बात। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें सत्य पूछ रहा है तो डी होगा, ना तो एक ना तो दो। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के कुल एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज है वो असेंबली के 1/3 से ज्यादा नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, यानी विधान परिषद का स्ट्रेंथ विधानसभा की एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी। किसी राज्य का राज्यपाल विधान परिषद के सभापति को निर्देशित करते हैं, नाम निर्देशित यानी नॉमिनेट करते हैं, लिखा हुआ है। राज्यपाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन को नॉमिनेट करता है, ऐसा लिखा है। तो खैर चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की,
लेजिस्लेटिव काउंसिल की यदि आप बात करते हैं भाई, विधान परिषद की बात यदि आप करते हैं, तो विधान परिषद राज्यों का उच्च सदन है मेरे भाई। किसी भी राज्य का ये अपर हाउस है, यानी उच्च सदन है। विधान परिषद का अस्तित्व हर राज्य में नहीं होता है, यानी प्रत्येक राज्य में आपको विधान परिषद का अस्तित्व नहीं नजर आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ राज्यों में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल नजर आएंगे। 6 राज्य ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको नजर आता है। वो है आपके तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अस्थाई सदन है, यानी इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये भंग नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है, जो इसके मेंबर होते हैं, इसके मेंबर का कार्यकाल 6 साल होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। ठीक। लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण आर्टिकल 169 के तहत होता है और इसकी समाप्ति भी 169 के तहत ही होती है। राज्य में विधानसभा अपने यहाँ प्रस्ताव लाए, स्पेशल मेजोरिटी से पास करे और पास करके संसद को भेज दे, तो संसद लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर सकती है, यानी विधान परिषद का निर्माण सिंपल लॉ बनाकर, सामान्य कानून बनाकर कर सकती है। कैसे निर्माण होता है? इनिशिएटिव कौन लेता है? राज्य। राज्य में जो निम्न सदन है, जिसे आप कहते हैं विधानसभा, राज्य की विधानसभा क्या लाए? प्रस्ताव लाए। कौन से बहुमत से पारित करें? स्पेशल मेजोरिटी से। विशेष बहुमत से पारित करे, और विशेष बहुमत से पारित करके किसको भेज दे? संसद को भेज दे। फिर संसद क्या बनाए? सिंपल मेजोरिटी से एक सिंपल लॉ बनाए, सामान्य कानून बनाए। तब लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती है, बिगड़ सकती है। यही प्रोसेस बनने का है, यही प्रोसेस बिगड़ने का है, और यही इसमें लिखा है। ठीक है। किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, वो असेंबली बाई 3 से ज़्यादा नहीं होगी, यानी विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, और मिनिमम 40 से कम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य में अगर विधानसभा की संख्या 300 है, लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या अगर 300 है, तो काउंसिल 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, और मिनिमम 40 से कम नहीं होगी। क्लियर बात? विधान परिषद में लोग कैसे आते हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो विधान परिषद में 1/3 लोगों को विधायक चुनता है, 1/3 लोग लोकल गवर्नमेंट से आते हैं, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 जो टीचर्स हैं, पुराने प्राइमरी के ऊपर वाले जो टीचर होते हैं, 3 साल पुराने जो प्राइमरी के ऊपर वाले टीचर हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स, स्नातक, 3 साल पुराने जो स्नातक हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, यानी राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये है विधान परिषद की संरचना। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, यानी टोटल नंबर के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। तो ये तो सही लिखा हुआ है आपका। सेकंड लिखा हुआ है, राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को नॉमिनेट करता है। स्टेट का जो गवर्नर है, राज्य का जो राज्यपाल है, वो उस राज्य के विधान परिषद के सभापति को क्या करता है? नॉमिनेट करता है। ये गलत हो जाएगा। बल्कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने मेंबर के मध्य से ही अपना चेयरमैन, अपना सभापति चुनती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने मेंबर के मध्य से ही अपना उपसभापति चुनती है। ठीक है। तो कौन सा पूछ रहा है? असत्य है, यानी कौन सा गलत? गलत पूछ रहा है, तो केवल 2 होगा। ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही है? पहला लिखा है कि धन विधेयक केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएगा। दूसरा, विधान परिषद धन विधेयक पर किसी प्रकार का संशोधन के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता, यानी संशोधन की संस्तुति नहीं कर सकता, रिकमेंड नहीं कर सकता है। ये बताना है आपको। इसमें भी आपको राइट स्टेटमेंट चूज करना है, यानी सत्य कथन बताना है। तो राज्यों में यदि आप धन विधेयक की बात करें, तो जैसे केंद्र में धन विधेयक की परिभाषा
आर्टिकल 110 में है। वैसे राज्यों में जो मनी बिल है, राज्यों में जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक की परिभाषा 199 है। राज्यों में धन विधेयक की परिभाषा 199 में है, यानी 199 में आपको नजर आएगी। राज्यों में धन विधेयक के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति चाहिए, है ना। राज्यपाल की पूर्व अनुमति यानी प्रीरियर परमिशन ऑफ द गवर्नर चाहिए, राज्यपाल की पूर्व अनुमति। और राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, सिर्फ लोकसभा में जाएगा, ओनली इन लोकसभा। और लोकसभा में अगर ये सॉरी माफ करिएगा, राज्य की बात हो रही तो सिर्फ विधानसभा में जाएगा, ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ विधानसभा में जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जा सकता। विधानसभा में ये पारित हो गया, देन लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी मनी बिल को अमेंड कर सकती है क्या? नहीं। रिजेक्ट कर सकती है क्या? नहीं। अमेंडमेंट के लिए प्रपोज कर सकती है, अमेंडमेंट की सिफारिश, जी हाँ, असेंबली को अमेंडमेंट की सिफारिश कर सकती है, लेकिन असेंबली चाहे तो माने और चाहे तो न माने। सभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी सभा उसे मानने के लिए बाउंड नहीं है। और इसे सिर्फ काउंसिल 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। आफ्टर 14 डेज ये सेल्फ पास हो जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा और गवर्नर के पास पहुंच जाएगा, राइट। लेजिस्लेटिव काउंसिल मनी बिल के केस में शून्य सदन है, गौड़ सदन है, यानी कमजोर सदन है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल आपका कह रहा है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, धन विधेयक केवल विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही धन विधेयक आ सकता है। ये गलत हो जाएगा, केवल विधानसभा में आता है, ठीक है। विधान परिषद धन विधेयक पर किसी प्रकार का संशोधन की सिफारिश नहीं, देखो संशोधन कर नहीं सकती, लेकिन रिकमेंड तो कर सकती है ना। अमेंडमेंट नहीं कर सकती, लेकिन रिकमेंड तो कर सकती है ना। विधान परिषद को मनी बिल पर अमेंड करने की शक्ति नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट की सिफारिश तो कर सकती है, अमेंडमेंट के लिए रिकमेंड तो कर सकती है। यस, डेफिनेटली कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखा है नहीं कर सकती है। तो ना तो एक ना तो दो आपका सही होगा। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। 4 सवाल में 40 बातें बताने का मैं प्रयास आपको करता हूँ, ऐसी बातें जो एग्जाम के लिए जरूरी होती हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से ढेर सारी बातें सिखा सकूं, और आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सीखने से रोक नहीं पाएगी। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा भी नहीं पाएगी। तो मेरे भाई, आई होप आप सीखते होंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, इससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहते हैं। क्लासेस के लिंक वगैरह जाते रहते हैं, या कोई नई सीरीज शुरू हो रही है तो उसके बारे में पता चलता रहता है। साथ ही साथ ये अपना इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। साथ ही साथ यदि आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा स्टडी आईक्यू परिवार आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाता है, दैट इज़ योर आरंभ। और इस समय न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 में क्लासेस 27 तारीख से शुरू हुई हैं, सुबह 8 बजे से, और मैंने पॉलिटी पढ़ाना इसमें शुरू किया है, और इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं कवर कर रहा हूँ। आरंभ 18 में, सब में नहीं, 18 में पढ़ा रहा हूँ। आरंभ 18 में क्या है कि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों आपका कवर किया जाएगा। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों, 2 तरह के बैचेज होते हैं। एक होता है आपका गोल्ड, और एक होता है आपका प्लेटिनम। एक गोल्ड होता है आपका, और दूसरा आपका होता है प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस ये है कि गोल्ड में 1100 प्लस घंटे की क्लासेस मिलती हैं लाइव, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटोरशिप, 2 साल की वैलिडिटी, और करंट अफेयर मैगजीन। प्लेटिनम में गोल्ड वाला तो सब कुछ मिलता ही मिलता है, 1100 प्लस घंटे की क्लासेज मिलती हैं, 4 साल की वैलिडिटी मिलती है, करंट अफेयर मैगजीन मिलती है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो मिलता ही है। साथ ही साथ एक फाउंडेशन बैच, एक प्री का, एक मेंस का, एक एनसीईआरटी का फ्री मिलता है, किताबें आपके घर जाती हैं। तो ये प्लेटिनम में है। मेरे भाइयों, प्लेटिनम आपको सरगर्भित अप्रोच के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए है। अगर आप किताब टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ नहीं खरीदना चाहते हैं, तो प्लेटिनम के साथ जाएं।
कैसे इनरोल कर सकते हैं? जाइए आप स्टडी आई के ऊपर, स्टडी आई के ऊपर जाएंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, स्टेट पीसीएस पर जाइए, उत्तर प्रदेश पर जाइए, यहाँ आपको बैचेज दिख रहे हैं। जिस भी बैच पे आपको प्री का मेंस का जो भी बैच आपको लेना है उस बैच पे आप क्लिक करिए और इससे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। नमस्कार।